जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट फ्रेंड में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। चौथे चैप्टर के पहले हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बाद में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। जो भारतीय विदेश नीति जो है, भारत के विदेश संबंध किस प्रकार देखने मिलते हैं, उसको लेकर जो चैप्टर दिया गया है आपकी सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जो चौथा चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले जो इसमें बड़ा क्वेश्चन देखने मिलता है हमारे को, लॉन्ग क्वेश्चन, वो क्या है? भारतीय विदेश नीति के तत्वों का वर्णन करें। क्या? भारतीय विदेश नीति के तत्वों का वर्णन करें। तो इसमें हमारे को सबसे पहले देना इंट्रोडक्शन कि भारत सन 1947 में आजाद हुआ था और उस समय जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उनके द्वारा विदेश नीति का निर्माण किया गया, वही हमारे विदेश नीति के निर्माता माने जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अनेक तत्वों को महत्व दिया। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका है विदेश नीति बनाने में। तो सबसे पहला है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता क्या है कि गुटों से अलग रहना, गुटों से अलग रहकर अपना खुद की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा करा गया था जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, जो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में जो शीत युद्ध का दौर था 1945 से 1991 तक। लेकिन भारत ने क्या चुना? गुटनिरपेक्षता को। क्या भारत ना तो अमेरिका की साइड होगा ना सोवियत संघ की तरफ, दोनों गुटों से दूरी बनाकर रखी और बाद में भारत ने गुटनिरपेक्षता को बनाया। दूसरा जो पॉइंट देखने मिलता है हमारे को, वो क्या है? अफ्रो एशियाई एकता पर जोर। तो भारत के द्वारा अफ्रो एशियाई एकता पर जोर दिया गया। अफ्रीकन देश जो है उनसे संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा एशिया और अफ्रीकन कंट्री जो है आपस में सहयोग कर सके। तीसरा है रंग भेद की नीति का विरोध। भारत हमेशा से ही विरोध करता रहा है कि रंग के आधार पर, काले गोरे रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो किसी के साथ भी। नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के थे, उनका भी भारत ने पूरी तरीके से सहयोग करा था। हमेशा रंग भेद की नीति का हमेशा से भारत विरोध करते आया कि किसी भी देश में रंग भेद की नीति ना अपनाई जाए। उसके बाद चौथा पॉइंट है उपनिवेशवाद का विरोध, कि भारत हमेशा से ये चीज के पक्ष में रहा है कि कोई देश किसी को गुलाम ना बनाए। ओके, कोई देश किसी को गुलाम ना बनाए और कोई उपनिवेश न बनाए। तो इसीलिए भारत हमेशा से उपनिवेशवाद का विरोध करते आया है। जो नव स्वतंत्र देश थे उनको एक नया मौका दिया था भारत ने। उसके बाद बात करें अंतरराष्ट्रीय शांति पर जोर, जो पांचवा पॉइंट देखने मिलता है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति पर जोर। तो भारत के द्वारा हमेशा से अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर जोर दिया गया है। अनुच्छेद 51 जो भारतीय नीति तत्व है उनके अंतर्गत भी इसका प्रावधान किया गया है इसके लिए। ओके, और भारत यूएन के जो शांति सेना है उसमें भी भूमिका निभाता है, साथ ही साथ जो शांति अभियान है उनमें भी भूमिका निभाता है। छठा पॉइंट है देशों में सहयोग पर जोर। तो भारत हमेशा से इस चीज के पक्ष में रहा है कि देशों में आपस में सहयोग और जो वैश्वीकरण की धारणा चल रही है उसको देखते हुए सारे देश आपस में मिलजुल कर पारस्परिक निर्भरता के साथ आपस में विकास करें सारे देश। ओके, तो ये 6 पॉइंट हमारे को देखने मिलते हैं भारतीय विदेश नीति के तत्व। उसका सेकंड क्वेश्चन जो हमारे देखने मिलता है वो क्या है? विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। कि निर्धारण कैसे होता है किसी भी देश की विदेश नीति का। इसमें सिर्फ भारत की बात नहीं है, किसी भी देश की विदेश नीति कैसे निर्धारित होती है। सबसे पहला है परिचय देना आपको। ओके, उसके बाद में पहला पॉइंट है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में क्या लिखना है कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि उस देश की नीति जो है आक्रामक होगी या फिर सक्रिय होगी। मतलब किस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया जाएगा या फिर निष्क्रिय। ओके, तो बात करें जैसे भारत की विदेश नीति की, तो भारत के उत्तर में आपको पता है हिमालय पर्वत पड़ता है। अगर हम बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में हमारे देखने को मिलता है अरब सागर। ओके, साउथ में और पूरब में देखें तो हम बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है और साथ ही साथ थार रेगिस्तान राजस्थान में हमारे पड़ता है नीचे हिंद महासागर। तो भारत चारों तरफ से भौगोलिक क्षेत्रों से घिरा पड़ा है। ओके, जो नेचुरल चीजें हैं वो भारत को सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए भारत की जो विदेश नीति है बहुत आक्रामक बनाई जा सकती है, आसानी से कोई देश आसानी से अटैक नहीं कर सकता। उसके बाद में बात करें अगर हम सेकंड पॉइंट जो है ऐतिहासिक संबंध, तो आपको पता होगा घर में जैसे कोई भी घर में परिवार है। ओके, तो जैसे हमारे पड़ोसियों से संबंध रहते हैं उसके आधार पे हम अंदेशा लगा लेते हैं कि हमारे को पड़ोसियों से संबंध कैसे रखने हैं, कितना बोलचाल रखना है, कितना नहीं रखना, वो चीजों का अंदाजा लगा लेते हैं। उसी तरीके से देशों के बीच भी होता है कि जैसे हमारे पाकिस्तान से और चाइना से संबंध अच्छे नहीं रहे, हमेशा से उन्होंने पीठ पे आगे बार करा है, आगे से बार कभी नहीं करा, पीठ पीछे से आकर हमेशा हमला करने की कोशिश करी है। तो जो है एक तरह से कहा जाए तो भारत हमेशा इस चीज को लेकर सतर्क रहता है कि इतिहास में भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे, तो इसीलिए उनको लेकर भारत हमेशा सजग रहता है। तो ये भी डिपेंड करता है ऐतिहासिक संबंध किस देश से कैसे रहे। तीसरा पॉइंट है हमारा सैन्य क्षमता। सैन्य क्षमता में क्या है कि भारत किसी भी देश की जो सैन्य क्षमता है ना वो कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि उस देश की विदेश नीति कैसी होगी। आपको पता है अगर हम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, ठीक है, हमें पता है हमारी सेना कमजोर है, तो हम दब के बात करेंगे, डर के बात करेंगे। जैसे परिवार में होता है, मान लो कोई घर में है, कोई भी आके मार जाए किसी को भी, अगर हम कमजोर हैं तो। और अगर हम मजबूत हैं, मान लो किसी एक
एक के 3 लड़के हैं, अब 3 लड़के अगर वो आपस में मिलजुल के रहते हैं सारी चीजें, तो कोई भी आके आंख नहीं उठा सकता घर पे और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना, जो तीनों सेना मजबूत है, तो आग दिखाने से पहले भी कोई भी देश 2 बार सोचेगा कि हाँ इस पे अटैक करा जाए ना करा जाए। उसी तरीके से हमारे को जो है सैन्य क्षमता का देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें आंतरिक स्थिति, जब घर से ही अगर तुम कमजोर हो तो फिर बाहर कैसे लड़ोगे। तो इसी तरीके से देश की आंतरिक स्थिति अगर कमजोर है, हम जातिगत भेदभाव पे लड़ेंगे, सांप्रदायिकता पर लड़ेंगे, धर्मों में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़ेंगे, तो दूसरे देश से हम आपस में जो है युद्ध नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आंतरिक स्थिति है वो भी किसी देश का एक निर्धारक तत्व होता है कि आंतरिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। मतलब चाहे वो पैसे से बात हो चाहे कैसे भी, अगर फाइनेंशियली मजबूत होंगे तो हमारे बोलते हैं ना कि संबंध भी पैसे वाले से बनाते हैं। अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी, हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो अमेरिका भी हमसे संबंध बनाएगा, चाइना भी संबंध बनाएगा। अगर हम कमजोर है तो कोई नहीं बोलेगा। तो वही चीज है, गरीब के घर कोई नहीं आता, इसी तरीके से देशों में भी होता है। ओके, उसके बाद बात करें राजनीतिक स्थिति। किसी देश की राजनीतिक स्थिति कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि उस देश की विदेश नीति कैसी होगी। जैसे अगर किसी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो उसकी विदेश नीति अच्छी होगी, किसी में तानाशाही शासन व्यवस्था है तो वो विदेश नीति मैटर नहीं करती उसके लिए, उसके सिर्फ उसके खुद के सिद्धांत चलेंगे। जैसे अब हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहां पे क्या है, हमारे को तानाशाही देखने को मिलती है इस तरीके से। और छठा पॉइंट आपको देखने मिलता है सांस्कृतिक स्थिति। किसी देश की सांस्कृतिक स्थिति भी निर्धारित करती है कि उसकी विदेश नीति क्या होगी, कैसा खान पान है, कैसा पहनावा है, कैसे रीति रिवाज है, कैसे ट्रेडिशन है। सारी चीजें देखने के बाद में हम तय करते हैं कि किसी देश से संबंध हमारे को रखने हैं या नहीं। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखने मिलता है हमारे को परमाणु नीति के तत्वों का वर्णन करें। तो भारत की परमाणु नीति के तत्वों का वर्णन करें। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि भारत की परमाणु नीति होमी जहांगीर भाभा के द्वारा सन 1940 के दशक में शुरू की गई थी, जिसमें उन्होंने परमाणु बनाने पर जोर दिया कि भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनना चाहिए। तो इसकी में बात करें, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के बाद पहला पॉइंट डालना है क्या, परमाणु ऊर्जा के लिए, कि भारत हमेशा परमाणु रखेगा। सिर्फ किसके लिए, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए भारत हमेशा परमाणु को रखेगा। ओके, तो इसमें ये चीज कही गई है कि परमाणु तो बनाया है लेकिन हमने एनर्जी के लिए ज्यादा उसे यूज करना है। सेकंड पॉइंट जो हमारे को देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है परमाणु पहले इस्तेमाल न करना। ओके, तो भारत की ये परमाणु नीति का हिस्सा है कि भारत कभी भी किसी भी देश पर परमाणु बम का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कोई देश भारत पर परमाणु अटैक करता है तब भारत उसका हमले का जवाब देगा परमाणु छोड़कर, नहीं तो इसके अलावा भारत कभी भी अपनी तरफ से कदम नहीं उठाएगा कि हम परमाणु फेंक दें किसी देश पर। ओके, क्योंकि भारत को ही पता है परमाणु एक ऐसी चीज है पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। आपने देखा है कि जापान पर सन 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त की जो घटना हुई थी 1945 में, आज तक जापान में बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं, आज तक वहां पे उस चीज का असर देखने को मिलता है, रेडियो एक्टिव किरणों का। तो भारत जानता है कि इसका जो विनाश है वो कितना ज्यादा है, तो इसलिए भारत कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। तीसरा जो पॉइंट देखने को मिलता है अस्त्र नियंत्रण। भारत हमेशा से जोर देते आया है कि जो हथियार है हथियारों को कम से कम किया जाए, अस्त्रों पर नियंत्रण लगाया जाए ताकि एक शांति का माहौल बनाया जा सके। ओके, उसके बाद बात करें निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण का मतलब यह है कि जितने भी हथियार बनाए हैं, परमाणु हथियार, न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीज जितनी भी हमारे को देखने मिलती है, वो कंट्री जो है ज्यादा से ज्यादा हथियारों को कम करने पर जोर दे, कम करें। ओके, और उन्हें खत्म कर दें जो परमाणु को, तो इसे कहते हैं निरस्त्रीकरण। इसके लिए कई संधियां भी हुई हैं, जैसे एनपीटी है, एलटीबीटी है। ओके, और एलटीबीटी है, एनपीटी है, इसके अलावा हमने बहुत सी SALT 1 SALT 2 START 1 START 2 ये कुछ संधियां भी देखी, ट्रीटी देखी है। उसके बाद बात करें परमाणु सुरक्षा के लिए, 5 मिनट। तो भारत ने परमाणु बनाया सिर्फ किसके लिए, सुरक्षा के लिए। डराने धमकाने के लिए कुछ चीजें रखी जाती हैं, जैसे अगर हमारे पास परमाणु है तो कोई देश हम पे इतनी जल्दी हमला नहीं करेगा, उसे भी पता है कि भारत के पास परमाणु है। ओके, तो वही चीजें कभी कभार क्या है, सुरक्षा के लिए भी रखना पड़ता है। उसके बाद छठा पॉइंट हमारे देखने मिलता है परमाणु संबंधी सहयोग। तो 1967 में जब एनपीटी हुई थी तो उस समय पर क्या है, परमाणु संपन्न देशों ने क्या कहा था, जो वीटोधारी कंट्री है, कि कोई भी देश 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु बनाया सिर्फ वही रखेंगे, इसके अलावा कोई भी देश परमाणु नहीं रखेगा। लेकिन भारत ने इसका हमेशा से विरोध करा है। अब अगला क्वेश्चन हमारे देखने मिलता है इसमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों का वर्णन करें। तो आपको पता है दोनों देश एक साथ स्वतंत्र हुए सन 1947 में, अंग्रेजों के गुलाम रहे, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया यहाँ पर। उसके बाद भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने।
तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन में ये बताओगे सन 1947 में भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बने ब्रिटिश भारत से अलग होकर, और दोनों के बीच में कुछ अच्छे और कुछ बुरे संबंध देखने मिलते हैं। अगर हम बात करें अच्छे संबंधों की तो भारत ने सिंधु जल समझौता किया 1960 में। भारत के जो है उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वहाँ के आयूब खान थे। विश्व बैंक की मदद से, अंतर्राष्ट्रीय मदद और विश्व बैंक की मदद से ये जो है समझौता कराया गया था। और इस समझौते में क्या कहा गया कि सिंधु जो नदी है उसके पानी के बंटवारे को लेकर ये समझौता किया गया था कि कितना % पानी भारत इस्तेमाल करेगा, कितना % पानी पाकिस्तान यूज करेगा। उसके बाद सेकंड समझौता हमारे को देखने मिलता है ताशकंद समझौता। तो सन 1966 में 1965 का युद्ध हुआ था कच्छ के रण को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में, जो गुजरात का सफेद रेगिस्तान है उस क्षेत्र को लेकर। उसके बाद सन 1966 में यहाँ से अपने लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे और उधर से आयूब खान, दोनों उज्बेकिस्तान के ताशकंद में मिलते हैं, वहां पर ही समझौता होता है। लेकिन वहीं पे असामयिक मृत्यु हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो ये भी एक अच्छा संबंध था कि ताशकंद समझौता भारत ने शांति के लिए किया। तीसरा समझौता देखने मिलता है हमारे को शिमला समझौता। शिमला समझौता ये था सन 1971 में, जब भारत ने लड़ाई लड़ी थी, युद्ध लड़ा था पाकिस्तान से और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना था। उसके बाद शांति के लिए जो समझौता किया गया था, किस किस के बीच हुआ था, ये जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत से कौन थी उस समय, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो दोनों के बीच में ये जो है समझौता हुआ था, शिमला समझौता सन 1972 में, 1972 में। उसके बाद बात करें रेलों का चलना, तो भारत और जो पाकिस्तान के बीच में कुछ ट्रेनें भी चलती हैं, जिसमें थार एक्सप्रेस है, समझौता एक्सप्रेस है। भारत और पाकिस्तान में आना जाना बना रहता है। ओके, करतारपुर साहिब के लिए जो बना रहता है, या अगर हम बात करें तो इनसे क्या है आपस में संबंध अच्छे होते हैं। अब बुरे संबंधों की बात करें तो 1948 का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में जैसे ही आजाद हुए थे उसके एक साल बाद ही एक छायावादी युद्ध हुआ पीओके को लेकर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आज कहलाता है। जो कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ था उसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, जिसे आज पीओके कहते हैं, और जो भारत में रहेगा उसे स्वतंत्र कश्मीर का नाम दिया गया। उसके बाद बात करें 1965 का युद्ध। 1965 का युद्ध जो हुआ था कच्छ के रण को लेकर हुआ था, गुजरात के क्षेत्र को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में, और उसमें भारत विजयी रहे थे। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी के जो द्वारा नारा दिया गया था, वो नारा क्या दिया गया था हमारा, जय जवान जय किसान का। उसके बाद बात करें 1971 का युद्ध। 1971 का युद्ध बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, जब बांग्लादेश से सारे शरणार्थी भारत में आके रहने लगे थे, प्रवास करके आ गए थे, भारत पे अचानक से शरणार्थियों को बोझ आ गया था। उस वजह से भारत की सेना को कूदना पड़ा, और उस समय सैम मानेकशॉ हमारे जनरल थे, उनके द्वारा सेना को उतारा गया युद्ध के क्षेत्र में, और भारत युद्ध जीता। और उन्होंने 90,000 सैनिकों के साथ में आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान ने। बहुत बड़ी हार थी है उनकी, आज तक के इतिहास में अभी तक बहुत बड़ी हार थी है। ओके, उसके बाद देखिए हम 1999 कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में, ये 4 जगहों के लिए हुआ था, द्रास, मास्को, काक्सर, बतालिन। 4 क्षेत्र थे कश्मीर के पास जो पड़ते हैं कारगिल सेक्टर में। हमारे चारों क्षेत्रों को लेकर जो युद्ध हुआ था, भारत ने इसमें भी पूरी तरीके से पाकिस्तान को पराजित किया और भारत ने अपना परचम लहराया। टाइगर हिल पर जीत हासिल करी। उस समय के जो हीरो रहे थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, सबने नाम सुना है। ओके, तो ये जो हमने देखे अच्छे और बुरे संबंध हमारे को भारत पाकिस्तान में भी देखने मिलते हैं। जो चौथा चैप्टर आपका, उसमें ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे को, जो हमने इसमें डिस्कस करे। एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो भारत और चीन के संबंध, उसे भी मैं बता दूंगा, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। ओके, सेकंड पार्ट में हम उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सारे लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं आपको मैंने इसमें ये बताया। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है ये। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आपको आने वाली जो वीडियो है उनकी भी नोटिफिकेशन मिल सके और दूसरे स्टूडेंटों तक भी पहुंचाओ। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।